जो नाम दिया है आपने जादू की झपकी, तो वो बहुत एक यूनिक नाम है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको थोड़ा तुरंत नहीं रेस्ट करना चाहिए, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ यूजुअली खाना खाने के बाद नींद आती है और हम लोग सो जाते हैं दिन में पर्टिकुलर। जब हम बिल्कुल खाते ही सो जाते हैं, स्पेशली डिनर के बाद, तो उसमें ये होता है कि आपका फूड स्टमक के अंदर अनडाइजेस्टेड रह जाता है। जो छोटी सी नींद है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं? सो जापानीज कल्चर में हमने देखा है कि आफ्टरनून के अंदर ऑफिस में भी ये कल्चर है कि आप 20 से 30 मिनट की नैप लेते हैं। स्पेन में ये स्टडीज हुई थी कि वो 30 से 60 मिनट की ये सिएस्टा लेते हैं, तो उनकी कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, उनकी ब्रेन फंक्शन के लिए, मेमोरी के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो ये जो आप 12 घंटे 14 घंटे बता रहे थे और यहाँ पे 8 घंटे पे आके खत्म हो जाता है, आप कितनी भी कोशिश करें, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है। ग्लोरीफाइंग ओवरवर्क का कल्चर हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, आपकी हॉबीज़ और ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। मैं भी ट्राई करती हूँ कि सिंगिंग करूँ घर जाके। हम चाहते हैं आप 2 लाइन पहले गा के सुना दें। सैयारा तू तो बदला नहीं है, सैयारा मौसम बदला हुआ है। ब्यूटीफुल, क्या बात। कुछ एल्डरली लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं और वो ये बताते हैं कि हम 4 बजे तक नहीं सो पाते, कि वो कहते हैं हम रील्स बहुत देखते हैं। सारे अपने थॉट्स एक डायरी के ऊपर लिख लें और अपने आप को समझा दें कि अब मेरे सोने का समय हो गया है और अब मैं जादू की झप्पी के बारे में तो आपने सुना होगा, पर जादू की झपकी के बारे में सुना है? बिल्कुल सही सुना आपने। मैं उस झपकी की बात कर रही हूँ जिसे हम लोग नैप बोलते हैं या फिर छोटी नींद, यानी 15-20 मिनट 30 मिनट की ये नींद आपको अलर्ट कर सकती है, एक्टिव कर सकती है, आपके तन और मन दोनों को रिजुवनेट कर सकती है। बहुत कम इसके बारे में बात होती है। हम नींद के बारे में खूब बात करते हैं लेकिन झपकी के बारे में बात नहीं करते। तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में है सीनियर डॉक्टर विनी कांट्रू। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कांट्रू काफ़ी लंबा उनका एक्सपीरियंस है। स्लीप एक्सपर्ट हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की भी एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ क्रिटिकल मेडिसिन की बहुत अच्छी जानकार हैं। तो वो आज हमें बताएंगे कि जो छोटी सी नींद होती है ना, जिसे हम झपकी बोलते हैं, ये इसके फ़ायदे क्या हैं, ये कैसे हमें तरोताज़ा कर सकती है, साथ ही साथ कब नींद लेना या फिर झपकी लेना जो फ़ायदेमंद है और कब खतरनाक या फिर नुकसानदेह हो सकता है। तो मैम सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जब हम झपकी की बात करते हैं, नैप की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग को ये झपकी या नींद या नैप की ज़रूरत पड़ती है जबकि कुछ लोग बिना नैप के भी बहुत एक्टिव होते हैं? जी प्रियंका जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आपने और जो नाम दिया है आपने जादू की झपकी, सो वो बहुत एक यूनिक नाम है। इस नाम से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम आमतौर पे आजकल देख रहे हैं कितनी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक भाग रहे हैं, सब एक दौड़ रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या एल्डरली हो या फिर मिडिल एज ग्रुप हो, तो सब भाग रहे हैं। किसी की कोई अपने काम के लिए भाग रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, गृहिणियाँ अपने जो घर के काम है वो उसके लिए भागती है, और एल्डरली लोग भी खुश नहीं हैं, खुशी की कमी है हमारे अंदर। और वहीं हमने दूसरी तरफ ये देखा है कि नींद की कमी भी बहुत ज़्यादा है। तो क्यों कुछ लोग थोड़ी सी जादू की झपकी में भी सब कुछ पा जाते हैं और कुछ लोग जो हैं बहुत सारी नींद की जो मज़ा है, जो आनंद है, वो नहीं ले पाते हैं। इसमें काफ़ी कुछ मैटर करता है, जैसे हमारे जीन्स किस तरह के हैं, हमारी अपब्रिंगिंग किस तरह की है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, हमारी स्ट्रेस लेवल्स कितनी है, ना कि केवल मेंटल स्ट्रेस बल्कि फिज़िकल जो स्ट्रेस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है वो कितना होता है, और हमारी इंटरनल क्लॉक जो होती है उसके हिसाब से कितनी नींद हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जब हम बात करते हैं आफ्टरनून सिएस्टा की या फिर नींद की, जो हम आफ्टरनून टाइम पे हमने देखा है यूजुअली बच्चे और एल्डरली जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप्स होते हैं वो लेते हैं।
ये कितनी अनिवार्य है, इसके बारे में हम आज काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर चूँकि आपने बताया कि झपकी की जो हम बात कर रहे हैं, नैप की बात कर रहे हैं, वो कोई उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। ये तो आपने बताया कि जीन्स जो आपके हैं वो काफ़ी हद तक, आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, ये सब मैटर करता है, लेकिन इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजंस भी हैं? देखिए, साइंटिफिक रीजंस तब आते हैं यदि हम अपनी रोज़ की दिनचर्या में जो वो काम हमें करने होते हैं, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर किस तरह का है। जैसे पीछे अगर हम जाएं, हमारे पास एसी नहीं होते थे, कूल एनवायरनमेंट नहीं होते थे, क्लोज्ड ज़्यादा एनवायरनमेंट्स नहीं थे, हम आउटडोर वर्क हमें ज़्यादा करना पड़ता था। तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता था कि हम अपनी दिनचर्या किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो दिनचर्या जो थी आफ्टरनून के ऊपर, जो हम ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हैं, जो इंडिया एक रीजन है, एशिया का रीजन है, जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो आफ्टरनून में जब इतनी गर्मी होती है, उस समय पे हम बाहर आउटडोर वर्क नहीं कर सकते ऑब्वियसली। और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब कि हमारे पास कुछ साधन भी नहीं थे, तो खेतों में काम करना एक मेन ज़रिया था हमारी कमाई का, एग्रीकल्चरल वर्क, जो कि गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। तो उस समय पे हम एक बीच दोपहरी में इतनी धूप में खेत में काम नहीं कर सकते थे। लोग जो है यूजुअली अपने घर आते थे, खाना खाते थे, और उस खाने के टाइम पे जो है हमारी सर्कुलेशन जो होती है वो रूट आउट हो जाती है आपके स्टमक की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो है स्टमक का काम रहता है कि उस फूड को डाइजेस्ट करना है। और यदि ये डाइवर्जन होते हैं सर्कुलेशन की स्टमक की तरफ, तो ऑब्वियसली ब्रेन की सर्कुलेशन कम हो जाती है, और ये सर्कुलेशन जब कम होती है हमारा ब्रेन कम एक्टिव होता है और हमें नींद और थकान का एहसास होता है, और इसीलिए हम थोड़े से जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, और उस आफ्टरनून में हम सिएस्टा की तरफ चले जाते हैं, यानी कि वो जादू की झपकी की तरफ हम चले जाते हैं। जी। अच्छा, वैसे तो हमने, चूंकि हम बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये जो झपकी, ये जादू की झपकी, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये आलस दिखाता है। आलसी लोग हैं वो दिन में सोते हैं, बाकी जो लोग एक्टिव हैं, फिजिकली एकदम फिट हैं, तो उनको तो दिन में आलस या फिर नींद नहीं आती। तो ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत नींद आती है आफ्टरनून में, उसे हम एबनॉर्मल लेबल नहीं कर सकते। सो एबनॉर्मल इसे हम कब लेबल करते हैं? एबनॉर्मल इसे हम तब लेबल करते हैं जब उठते ही मॉर्निंग में आपको लगता है कि आपने ऐसा आपको महसूस होता है कि आप सोए ही नहीं हैं, या आपको हेडेक हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में। सो अर्ली मॉर्निंग हेडेक यदि आपको हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है आप सोए ही नहीं हैं पूरी रात भर, जबकि आप बेड पे लेटे हुए थे, फिर भी आपको नींद नहीं आई है, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने काम की तरफ जो है आपका इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, सो उस टाइम पे इसको एबनॉर्मल कहा जा सकता है। यदि आप 20 या 30 मिनट की नींद लेते हैं आफ्टर हैविंग योर आफ्टरनून लंच, उसको एबनॉर्मल नहीं कहते हैं। वो हर किसी को इस चीज़ का एहसास होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कुलेशन कम होने से हमारा ब्रेन थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है और नींद की तरफ जाता है। और क्योंकि पूर्वजों के जीन्स और उनके जो दिनचर्या है हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं, तो जिस तरीके से वो आफ्टरनून में सोने की तरफ जाते थे बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस, तो वही हमारे अंदर चला आता जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें, देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं घर में, तो वो नॉर्मली ऐसा बताते हैं कि अन्न खाने के बाद ना आलस आता है, नींद आती है। आप भी बता रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा आलस आता है और उसी वजह से लोग नैप लेते हैं। तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको थोड़ा तुरंत नहीं रेस्ट करना चाहिए, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ यूजुअली खाना खाने के बाद नींद आती है और हम लोग सो जाते हैं, दिन में पर्टिकुलर अगर जिसको मौका लग जाता है। तो अब ये दोनों चीज़ें तो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ऐसा है, जब हम बिल्कुल खाते ही सो जाते हैं, स्पेशली डिनर के बाद, तो उसमें ये होता है कि आपका फूड स्टमक के अंदर अनडाइजेस्टेड रह जाता है, और यदि आपके अंदर गट के अंदर एक अनडाइजेस्टेड फूड है तो उसमें आपको बेचैनी बहुत होगी। कई लोग कहते हैं कि हमें पूरी रात भर बेचैनी रहती है, हम इधर से उधर लौटते हैं फिर भी नींद नहीं आती। सो आपने देखा होगा ऐसे लोग जो है खाते ही सो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी अनहेल्दी हैबिट। सो कम से कम हम कहते हैं कि डिनर
डिनर के बाद स्पेशली एक तो लाइट डिनर लें और 3 घंटे का गैप अपने डिनर के बीच में और सोने के बीच में रखें। आफ्टरनून थोड़ा अलग होती हाँ, है। exactly, मेरा आफ्टरनून जी। का टाइम इस तरीके का होता है जब आप सुबह से काम करते हैं और आपने कोई ब्रेक नहीं लिया है। सो आफ्टरनून सिएस्टा का मतलब ये नहीं है कि आप रज़ाई के अंदर घुसे और बिल्कुल सो जाएं और 2-3 छोटी घंटे सी के लिए नींद है, हाँ। एकदम से आप पूरा मंत्रमुग्ध होके सब नींद कुछ की तरफ घोड़े बेच के घोड़े बेच के सोने लगे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है पॉज लेना। सो पॉज लेने को हम एबनॉर्मल या सुस्ती आना ऐसा नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि आप थोड़ा पॉज ले रहे हैं। और पॉज लेना कई कल्चर्स में हमने देखा है एक हेल्दी साइन माना जाता है, जैसे कि जापानीज़ कल्चर। सो जापानीज़ कल्चर में हमने देखा है कि आफ्टरनून के अंदर ऑफिस में भी ये कल्चर है कि आप कुछ रिक्लाइनर्स अपनी चेयर्स को ही चेंज कर लेते हैं और 20 से 30 मिनट की नैप लेते हैं। अब ये थ्योरी कहाँ से आई? ये थ्योरीज़ काफ़ी जगह इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं। मेन स्टडीज़ जो हुई हैं वो यूरोप के देशों में हुई हैं। सो स्पेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आफ्टरनून सिएस्टा बहुत ही कॉमन है। अगेन आप देखेंगे कि जो स्पेन का रीजन है और इंडिया का रीजन है, एशिया का रीजन है और चाइना के कुछ रीजन्स हैं, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आते हैं और यहाँ पे आफ्टरनून में गर्मी बहुत होती है। तो वो एनवायरमेंटल रीजन्स की वजह से पुश्तैनी जो हमारे अंदर वो जीन्स चले आ रहे हैं उसमें हमें आफ्टरनून सिएस्टा वाज अ नेसेसिटी। लाइक इट वाज मैंडेटरी कि आप बाहर जाके इतनी कड़ी धूप में डिहाइड्रेट ना हो और आपको एक घर में रह के अपना खाना पीना आप करें। उसके बाद आधे से 1 घंटे आप थोड़ा टहलें और थोड़ा सा आप आफ्टरनून सिएस्टा अपना लें। सो इसका मतलब ये नहीं है कि खाते ही आफ्टरनून में आप सो जाएं। आपको अपने खाने और सोने के बीच में गैप ज़रूर रखना है, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड यदि स्टमक में रह गया तो स्टमक के डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही एक विडंबना बन जाएगी, क्योंकि इवनिंग का मील भी आप फिर जो है आपका अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। और अनडाइजेस्टेड फूड नींद के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, इससे आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। राइट। तो ये जो हम झपकी की बात कर रहे हैं और लंच की बात कर रहे हैं, इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? कम से कम देखिए, स्टमक का एम्प्टिंग टाइम जो हम कहते हैं 1 to 2 आवर्स होता है। सो 1 to 1.5 आवर्स जो है इसके बीच में गैप ज़रूर रखना चाहिए। सो अर्ली डिनर अर्ली लंच बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। जैसे आजकल हमने देखा है हम अपने काम को काफ़ी प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, कई बार हमारा काम 3 बजे तक भी ख़त्म नहीं होता है और लंच कहीं जाके हम 4 बजे ले लेते हैं। दैट्स अ वेरी अनहेल्दी हैबिट। आप अपना जो मॉर्निंग टाइम है उसमें आप करीब 7-8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर इतना प्रोलॉन्ग टाइम आप यदि रखते हैं अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, तो आपकी बॉडी के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। कहीं 12 बजे 12:30 बजे यदि आप अपना लंच करते हैं तो 1:30 या 1:30 या 2:30 बजे आप अपनी आफ्टरनून सिएस्टा ले सकते हैं। और ये आफ्टरनून सिएस्टा आखिर देखा गया है कि कितने ड्यूरेशन की आपके लिए राइट, मेरा सवाल वही था। सो ड्यूरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरेशन यानी 20 से 30 मिनट की हमने स्टडीज़ में देखा गया है। स्पेन में ये स्टडीज़ हुई थी काफ़ी लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे, यानी नेचुरली वहाँ पे ये जो चलन है आफ्टरनून सिएस्टा का 40,000 लोगों में देखा गया था। यदि वो 30 से 60 मिनट की ये सिएस्टा लेते हैं तो उनकी कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, उनकी ब्रेन फंक्शन के लिए, मेमोरी के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और यही ड्यूरेशन यदि 90 मिनट से ऊपर चली जाती है तो वो फिर आपके लिए ओबेसिटी का एक कारण बन जाती है। सो यही ये मेटाबॉलिक हेल्थ जब अफेक्ट होती है, यदि आप ज़्यादा सोते हैं तो वो आपका जो खाना आप खा रहे हैं, आप खा ज़्यादा रहे हैं, आउटपुट आपका कम हो रहा है, इसकी वजह से कैलोरी बिल्डअप आपके अंदर हो रहा है। और वही सारी, चाहे आप प्रोटीन खाएं चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाएं, यदि वो यूटिलाइज नहीं होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ़ैट के अंदर, और फैट के अंदर हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण जो हमने देखा है इन स्टडीज़ में कि 90 मिनट से ज़्यादा यदि ये सिएस्टा खिंचता है तो उसमें ओबेसिटी, डायबिटीज़,
ब्लड प्रेशर बढ़ना या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना, जिसको हम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि मोटापे के कारण आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो सेंट्रल ओबेसिटी बनती है, आपके वेसल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो जाता है इन लोगों के अंदर। सो 30 to 60 मिनट्स, प्रेफरेबली 30 मिनट्स इज़ द टाइम जिसमें आपको अपना सिएस्टा जो है वो कंप्लीट करना है। अच्छा, आमतौर पे तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो वो तो लंबी नींद लेते हैं। हाँ, स्कूल से भी आते हैं तो थक के आते हैं, उनका ड्यूरेशन लंबा होता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे नैप का तो लंबा होता है। शायद दोनों रीज़न ये कि पहले बच्चों को हम कहते थके हुए हैं, और शायद जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, तो वो सो करके अपना टाइम भी पास कर रहे होते हैं कई बार। जो घर में रहने वाली लेडीज़ हैं उनको शायद उतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑलरेडी काम करके आते हैं, थक के आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है तो नैप लेती हैं, फिर उसके बाद वो अपने काम में लग जाती हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है जो आप बता रहे हैं कि छोटा ड्यूरेशन होना चाहिए, 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक का, ये अच्छा है, लेकिन ज़्यादा होगा तो ये नुकसान देगा। तो एक तो इसको कंट्रोल कैसे करें? क्या अलार्म लगा के उठना चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अलार्म लगा के उठना बहुत अच्छा एक तरीका नहीं है आपकी नींद खोलने के लिए। तो इसको मान लीजिए किसी को गहरी नींद आती है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो उसे अलार्म से उठना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, ये टाइम करना जो है ये आपकी दिनचर्या के अंदर यदि आप रोज़ करते हैं तो तब फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जिस समय भी नींद आए आप जाके सो जाएं। सो ये डिपेंड करता है कि किस तरह आप दिनचर्या या अपने टाइम टेबल को प्लान करते हैं। सो इसमें एक रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी स्लीप की क्वालिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और यदि आपकी नाइट की स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपके अंदर वो फुर्ती अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि नाइट स्लीप जो है बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको सर्केडियन रिदम का नाम दिया गया है। आजकल हमने देखा है कई बच्चे रातों भर, या इवन नॉट ओनली किड्स, हमारे जो एल्डरली लोग हैं मोबाइल के ऊपर बैठ के स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्क्रॉल करते हैं 1 बजे तक, 2 बजे तक, और फिर जाके सोते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी। अपने सर्केडियन रिदम या स्लीप के रिदम के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि आप अपनी नींद को टाइम नहीं कर पाते। सो यदि आपके अंदर ओवर थिंकिंग है या आपके अंदर स्ट्रेस बिल्डअप है, आप अपने स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में ऑफिस की बातें चल रही हैं, कुछ घरेलू आपके दिमाग में कुछ टेंशन्स बिल्डअप हो रहे हैं जिसकी वजह से आप नाइट की स्लीप नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से ये आफ्टरनून सिएस्टा का आपके बॉडी के ऊपर इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट. So afternoon siesta should be understood like this, that it is not a compensation for your nighttime sleep ओवरऑल. ये केवल एक पॉज है, जैसे मैंने कहा, ये दिन के टाइम का एक पॉज है जहाँ पे आप अपनी बॉडी को रिजुविनेट करते हैं. सो रिजुविनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं एक ही पोस्चर में एक ही काम करते हुए, तो आपके ब्रेन की सेल्स फटीग्ड हो जाती हैं, और उस फटीग को हटाने के लिए हम ये आफ्टरनून सिएस्टा को अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं. एंड एट द सेम टाइम हम इसको कंपनसेशन के लिए नहीं बोलते कि अगर आपकी नाइट की नींद पूरी नहीं हुई है, आप रात भर स्क्रॉल कर रहे हैं और आप ऑफिस में जाके बोलते हैं कि मुझे सिएस्टा लेना है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. अब दूसरी बात रही आपकी कि कितनी ड्यूरेशन हमारे बच्चों के अंदर या जो हमारे एल्डरली लोग हैं उनके अंदर स्लीप की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए. सो ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्लीप अडल्ट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, एल्डरली के अंदर, इन 3 ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. जो हमारे बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, यानी 1 साल तक की उम्र में जो उनकी नींद की रिक्वायरमेंट है, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि 18 से 20 घंटे तक की है. गॉड. सो इतने छोटे बच्चे, जी 1 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं 18 से 20 घंटे वो सोते हैं. आपने देखा होगा वो सोते हैं बीच बीच में, और फीड लेने के लिए बीच बीच में उठते हैं, और उनका कोई ऐसा टाइमिंग नहीं होता सोने का. और यही कारण है जो नवजात शिशु की माताएं होती हैं उनका स्लीप साइकिल काफ़ी अफेक्ट होता है, क्योंकि दिन के टाइम पे भी उनके फीडिंग चालू रहती है, नाइट के टाइम पे भी फीडिंग चालू रहती है. सो मदर्स दे गेट अफेक्टेड अ लॉट. सो दैट इज़ वाई न्यूक्लियर फैमिलीज हैव नॉट बीन सीन टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर न्यू बॉर्न्स, और हमारी जो नवजात शिशु की माताएं जो होती हैं,
क्योंकि आपका जो घर के अंदर जो बाकी लोग होते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम होता है, यदि वो हो तो आपकी खुद की नींद भी अफेक्ट नहीं होती है. सो मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस. आई हैड अ न्यूक्लियर फैमिली, सो आई गॉट अ लॉट अफेक्टेड बिकॉज वो नींद पूरी नहीं हो पाती थी. सो नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोते हैं. 2 साल से 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट फिर थोड़ी कम हो जाती है, ये 16 से 18 घंटे हो जाती है. और 5 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी ड्यूरेशन जो है इट वेरीज बिटवीन 12 to 14 आवर्स. सो बच्चों को जो हम डांटते रहते हैं कि तुम उठो, दोपहर में मत सो, पढ़ाई करो, टू सम एक्सटेंट आई फील इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग देयर कॉग्निटिव पावर. और हमने जो देखा है कि विंटर के टाइम पे भी कई स्कूल्स में जो है 7 बजे बच्चों को जाना पड़ता है, टाइमिंग्स चेंज नहीं होते हैं. टू सम एक्सटेंट इट इज़ वेरी वेरी डेट्रीमेंटल, क्योंकि इतनी ठंड में सुबह सुबह उठ के जाना और अपनी नींद को अफेक्ट करना. आजकल के बच्चों के पास भी केवल पढ़ाई ही एक काम नहीं है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है. ट्यूशन्स की जो प्रवृत्ति है, जो ट्यूशन हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी आप देखेंगे बच्चे कुछ ना कुछ भी सीख रहे करना होते हैं, है, राइट. आपको स्पोर्ट्स भी करना है, तो बच्चों की नींद काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गई है. सो बच्चों के लिए मेरा यही एक एडवाइस रहेगा कि जब भी वो स्कूल से वापस आते हैं एटलीस्ट 1 घंटे की नींद वो पूरी कर सकते हैं स्कूल के आने के बाद. बट ये जो आप बता रहे हैं ना ड्यूरेशन, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसलिए मुश्किल लग रहा है कि आप आमतौर पर देखेंगे बच्चे रात में, एक तो वही सबका ही पैटर्न थोड़ा चला गया कि थोड़ा लेट सोने वाला. अब 11 बजे तक भी अगर बहुत अच्छे जिनके घर में मानते हैं बच्चे थोड़े डिसिप्लिन टाइम से, तो वहाँ भी 11 तो बजता ही बजता है. 10:30 से पहले तो कोई बच्चा सोता ही नहीं आजकल. 10:30 11 पर अगर आप सो रहे हैं, सुबह 6 बजे तो टेनी कॉस्ट आपको उठना, मतलब 7 घंटे से ज़्यादा की नींद तो आपको एट ए स्ट्रेच हार्डली किसी को मिलती है. दिन में अगर आप सो भी गए तो मैक्सिमम 1 घंटा. तो ये जो आप 12 घंटे 14 घंटे बता रहे थे, और यहाँ पर 8 घंटे पे आके खत्म हो जाता है, आप कितनी भी कोशिश करें. तो ये तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है. देखिए, बहुत बड़ा कंसर्न ज़रूर है. जैसे मैंने कहा कि बच्चों की नींद काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, और उसमें स्क्रीन टाइम का एक बहुत बड़ा ही योगदान है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे स्क्रीन के ऊपर बहुत रहते हैं. सो 12 साल तक के बच्चों के लिए हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा आफ्टरनून में आप उसको कंपनसेट करें, क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि बच्चे स्क्रीन के ऊपर बहुत रहेंगे, वो 8 साढ़े 8 बजे नहीं सोएंगे तो उनकी नींद ज़रूर अफेक्ट होगी. सो 11 बजे का समय भी जिसकी हम बात करते हैं, जो कई बार मेरे घर में भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि पेरेंट्स की दिनचर्या क्या है. हम सब जो है ना अपने भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप या मैं, हम लोग भी वही फील करते हैं. हमारे घर में भी ऐसा कई बार होता है कि मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे कहीं जाना है और मुझे वो कंप्लीट करना है और मुझे देर रात तक अपने काम के ऊपर बैठना है. बट ये आदत बहुत ही ख़राब आदत है, जो कि आपके बच्चों में भी इनकॉर्पोरेट होती है. सो याद रखें, ध्यान रखें कि जो आप कर रहे हैं आपके बच्चे उसी को इमिटेट करेंगे. जहाँ तक हो सके आप अपने घर में भी एक टाइमिंग ज़रूर मेंटेन करें कि इस टाइम के बाद जो है आपको स्क्रीन नहीं देखना है और 8 या 8:30 बजे आपको सो जाना है. तो उसमें बच्चों की नींद जो है वो पूरी हो पाएगी. उसमें एक कंडीशन है कि आप 6 बजे भी अगर उठते हैं, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी. सो कैसे आप ये करेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ सो सकते हैं लाइट बंद करके, और फिर यदि आपको कोई काम है तो आप दोबारा उठ के अपना काम पूरा कर सकते हैं. लेकिन बच्चों के लिए वो 1 घंटा निकालना, उनके साथ वो समय बिताना बहुत इम्पॉर्टेंट है. कि हमने देखा है कि बच्चा अलग कमरे में बैठा हुआ है, अपना स्क्रीन टाइम वो अपना मोबाइल के ऊपर चला रहा है, और पेरेंट्स अपने अपने रूम में अपना काम कर रहे हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच शुड बी अवॉइडेड. अब अगर 12 साल के ऊपर के बच्चे हम देखते हैं तो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है वो अडल्ट की तरफ जाता है, यानी 7 से 8 घंटे, जो कि अडल्ट का भी एक ड्यूरेशन है. एल्डरली की ये ड्यूरेशन अपने आप ही नेचुरली कम हो जाती है, क्योंकि 40 इयर्स के बाद जो है हमारी स्लीप की ड्यूरेशन कम होने लगती है. सो उसमें 5 से 6 घंटा हमारी ड्यूरेशन हो जाती है. आपने देखा होगा एल्डरली लोग अक्सर बोलते हैं कि 4 बजे हमारी नींद खुलती है और उसके बाद हमें नींद नहीं आ पाती. सो दिस इज़ समथिंग नेचुरल, इट इज़ हैपनिंग नेचुरल टू योर बॉडी. सो इसीलिए एल्डरली लोगों में हम ये कहते हैं कि आफ्टरनून
उनमें थोड़ा बहुत वो रेस्ट कर सकते हैं, उनके पास टाइम भी है, समय है, सिचुएशन है जिसमें वो रेस्ट ले सकते हैं और उसमें वो कंपनसेशन होना बॉडी के लिए पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अडल्ट्स में ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। तो ये जो क्विक या पावर नैप जिसे हम कहते हैं, ऑफिस एनवायरनमेंट में एक पॉज लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो आप अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में आपके लिए पॉसिबल हो पाता है। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए मैंने जैसे कहा, एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एक आधी बार जैसे हम कहते हैं कि एक चीट मील के तौर पे हम 1 या 2 दिन वो चीट कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ एक अच्छी मूवी देखना भी एक रिलैक्सेशन के बराबर ही है। वंस इन अ वाइल। एग्जैक्टली, वंस इन अ वाइल। सो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ आप यदि अपने बच्चों के साथ करते हैं तो नींद की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स जब कम होते हैं तो क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर होता है। और यदि एक क्वालिटी स्लीप हम 5 से 6 घंटे भी ले लेते हैं, सो दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द बॉडी। So don't focus on the quantity only. We have all to focus on the quality also. चलिए, इसमें तो थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं वापस लौटती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, जादू की झपकी। अब चूँकि आपने बताया कि अगर आपको ऑफिस के अंदर ऐसा पॉसिबल हो कि आप एक 15-20 मिनट के आधे घंटे का नैप ले पाएँ, लेकिन इंडिया में तो वो कल्चर ही नहीं है। यहाँ पे तो उल्टा आपको थोड़ा आलस आ रहा है, नींद आ रही तो चाय पी लो। तो वो नींद जो आ रही है उसको तो भगाना ही एट एनी कॉस्ट। ऐसा कहीं पे मैंने तो नहीं देखा है किसी ऑफिस में ऐसा कोई सेटअप हो, ऐसा कोई फैसिलिटी हो कि जब आप जो है नैप ले सकते हैं। तो वो तो आई होप कि अगर जो लोग सुन रहे हैं, जो भी लोग हैं जो कर सकते हैं पॉसिबल अपने ऑफिस में ऐसा कुछ कि आप 20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक दें, तो अच्छा ही रहेगा। कम से कम उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी प्रोफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो छोटी सी नींद है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह के? जी, सो छोटी सी जो ये नींद है, जो आफ्टरनून सिएस्टा जिसे हम कहते हैं, इसमें हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर काफ़ी बड़ा इफेक्ट, दिल के लिए बहुत अच्छा बिल्कुल, दिल के लिए बहुत अच्छा है। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये एक वे है एक पॉज लेने का। जैसे ओवरवर्क हमारे कल्चर में उसको काफ़ी इलेबोरेट तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है। सो ग्लोरीफाइंग ओवरवर्क का कल्चर हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हालांकि मेहनती हम बहुत हैं लोग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, बट लेकिन जो भी नया वो आ रहा है, आप देखें कितने सारे CEOs हैं, कहते हैं 14 घंटे काम कीजिए दिन में, आप 7 दिन काम कीजिए, तो मतलब आप काम के अलावा करेंगे क्या फिर आप? एग्जैक्टली, ना फैमिली टाइम है ना एक बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ओवरवर्क अपनी जगह आपकी बॉडी के ऊपर डेट्रीमेंटल है, जो कि कुछ स्टेटमेंट्स आई थी कई CEOs की कि आप काम करते रहिए और यही आपकी पत्नी है, यही आपका घर है और यही आपका जीवन है। सो मैं उस चीज़ को तो नहीं मानती हूँ। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, आपकी हॉबीज़ और ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में भी मैं ये अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता होगा मैं भी ट्राई करती हूँ कि सिंगिंग करूँ घर जाके, जिससे कि मेरी जो स्ट्रेस लेवल्स है, जो रोज़ के हम इतने सारे डिजीज़ेस देखते हैं, लोगों को देखते हैं, आपने जो ये बता दिया है ना, तो आपको कुछ गा के सुनाना पड़ेगा। टॉपिक हम बाद में करेंगे। बहुत ज़्यादा गलत उसके ऊपर स्टेप कर लिया। जब लोग देखेंगे ना कि आप डॉक्टर, इतनी बड़ी डॉक्टर है, इतने सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, नींद की प्रॉब्लम को लेके आते हैं, तो उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो कैसे अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं, अपने तनाव को भगा सकते हैं। तो हम चाहते हैं आप 2 लाइन पहले गा के सुना दें, कुछ भी गुनगुना के, उसके बाद हम बातचीत आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं तेरे कल में हूँ, आज मैं हूँ, मैं तेरी सांसों के साज में हूँ, आंखें झुका के सुन ले मुझे तो, मैं तेरे दिल की आवाज़ में हूँ, तू हौसला है, तू है इरादा, आधी में तुझ में, मुझ में तू आधा, टूटू न मैं भी, टूटे न तू भी, मैं तेरा सपना, तू मेरा वादा, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझे ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं,
तुझको पुकारूं, सैयारा तू तो बदला नहीं है, सैयारा मौसम बदला हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ब्यूटीफुल, क्या बात है। मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते। नहीं, लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से आपने गाया। और देखिए, ये आपने बताया कि छोटी सी एक हैबिट है और ये आपको रिवाइंड करती है। जब आप सारा दिन भर इतने सारे पेशेंट्स को देखते हैं, सबके जो इतने सारे स्ट्रेस लेकर के आते हैं, तो उसे डील करने का एक तरीका है। तो एक ये बहुत ज़रूरी है कि भाई जब भी आप एक अच्छी नींद चाहते हैं ना, तो कोई ना कोई एक अच्छी आदत अपने अंदर जो भी आपको लगता है जिससे आपको मज़ा आता हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें मज़ा आए, जिसमें आप रिलैक्स फील करें, वो ज़रूर करें। जिसमें बचपन में आपको जो करते थे, जैसे पेंटिंग करते थे, सिंगिंग करते थे, आप ड्राइंग करते थे, कुछ भी स्केचिंग करते थे, जिससे आपको अंदर से एक खुशी मिलती है। सो ऐसा हॉबी अपने अंदर इनकलकेट करने से आपकी नींद की क्वालिटी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। और यही कारण है कि हम जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो फेरोमोन्स होते हैं या फिर गुड हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और यदि गुड हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर होते हैं तो स्लीप की क्वालिटी बेटर होती है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, ये चूँकि जो हम लोग बात कर रहे हैं, मेन फोकस हमारा जो है वो नैप पर है, तो मान लीजिए जो लोग ऑफिस जाते हैं वो नहीं कर सकते, और ये भी आपने बताया कि जो जिनके लिए पॉसिबल है वो ज़रूर एक नैप लें। लेकिन ये जो नैप की ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हो जाती है, कम के बेनिफिट्स आप बता रहे थे, जो कि हम लोग फिर अपनी बातचीत को थोड़ा आगे चले गए। अच्छा, ये बताएं कि नैप की हम जो बात कर रहे हैं कि लगभग 30 मिनट से 60 मिनट तक, मैक्सिमम 60, और 30-40 इज़ गुड इनफ। तो ये नैप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? एक आपने बताया कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फिर कॉग्निटिव हेल्थ जो है, मतलब आपके सोचने का, आपका ब्रेन के काम कॉन्सेंट्रेशन। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब होता है कि हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक स्पेशल फीचर है कि आप चीज़ों को याद रखते हैं, मेमोरी आपकी बनती है। तो उसके लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस नैप में आपकी कंसोलिडेशन होती है मेमोरी की। जब भी कुछ हम याद करते हैं तो उसको सबकॉन्शियस के अंदर हम कंसोलिडेट करते हैं। सो वो जितने भी अपने पार्ट हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, जो एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, तो उसको कंसोलिडेशन के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टूडेंट्स को स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉग्निटिव हेल्थ आपकी बेटर होती है। सो कॉग्निटिव हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी बेटर होती है। और यदि आप ये पॉज लेते हैं तो आपकी रिजुविनेशन जो होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ती है। आप उसी काम में जब आप उसको रिपीटेडली करते हैं, एक ठहराव सा आ जाता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम हो जाती है। सो एक पॉज लेने से आपकी कॉन्सेंट्रेशन और बेहतर होती है। और इसके अलावा जो आपके बॉडीली टिश्यूज़ जो होते हैं, जो थक जाते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक ही पोस्चर में थक जाता है, यदि आप थोड़ा लेट जाते हैं तो उसमें भी एनहेंसमेंट होती है। ओके, और एक चीज़ और है जो कि मूड, हाँ बिल्कुल, मूड आपका खिल जाता है। कहते हैं ना, पूरा दिन भर काम करते करते सुबह 6 से लेकर रात के 10-11 तक, तो एक बीच में ब्रेक मिल जाता है। पर अगर ये ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है, तब इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं? एग्जैक्टली तो ये ड्यूरेशन यदि ज़्यादा होती है तो मोटापा आना, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कम होना, हाइपरटेंशन डेवलप होना, डायबिटीज़ के सिम्टम्स आ जाना, या मेटाबॉलिक हेल्थ, जिसमें हमने कहा कि आप दिन में यदि ज़्यादा सोते हैं तो रात की नींद आपकी ऑब्वियसली अफेक्ट होगी, उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। दिन के टाइम पे आप सोते रहेंगे, रात में जगे रहेंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ेंगे। उस इन्फ्लेमेशन से जो है पूरी बॉडी पे असर पड़ता है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है, ओवरऑल जब सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ नाउ सेड टू बी इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। यानी बीइंग ऑन चेयर ऑल द टाइम इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट with the ill effects related to smoking also. So ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जब बढ़ते हैं तो डायबिटीज़ होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। राइट। जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मान लीजिए जैसे कि स्लीप एपनिया एक हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, नींद ना आने की प्रॉब्लम जो होती है, तो क्या ऐसे लोगों को भी आप एडवाइस करते हैं कि उन्हें दिन में नैप लेना चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि आप दिन में अगर सो लेते हैं, और खासकर थोड़ा सा भी अगर लंबा टाइम सो लेते हैं, तो फिर आपकी रात की नींद
इफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे लोग आप एडवाइस करेंगे जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है नींद से जुड़ी हुई? देखिए, नींद की प्रॉब्लम दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सेसिव नींद, एक होती है लैक ऑफ नींद, यानी इंसोम्निया, जिन्हें की नींद ही नहीं आती। तो कई तरह के कारण होते हैं, जेनेटिक कारण भी हैं इंसोम्निया के, और वहीं एनवायरमेंटल कारण भी है इंसोम्निया के। ऐसे लोगों को यदि वो दिन के टाइम पे सो जाते हैं तो रात की नींद ऑब्वियसली अफेक्ट होनी ही होनी है। सो इन लोगों के लिए आफ्टरनून सिएस्टा नहीं है। आफ्टरनून सिएस्टा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सुबह से लेकर रात तक बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पॉज नहीं ले पाते, या एल्डरली लोग या बच्चे, जैसे हमने पहले बात की है, जिन्हें ऑलरेडी नींद की प्रॉब्लम है रात के टाइम पे, यदि वो दिन के टाइम पे सो जाते हैं तो उनकी सर्कैडियन रिदम जो है, जैसे हमने कहा, जो स्लीप की रिदम है वो अफेक्ट हो जाती है। तो ये लोग इसे अवॉइड ही करें। रादर दैन मैं ऐसे लोगों को बोलूँगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी दिनचर्या में, हॉबीज़ को लाना अपनी दिनचर्या में, ओवर थिंकिंग को कम करना अपनी दिनचर्या में ज़रूर लाएं। इससे आपकी इंसोम्निया की जो बीमारी है वो भी कम हो जाएगी। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप छोटी नींद लेते हैं, नैप लेते हैं, रूटीन में लेते हैं, ऐसा नहीं है कि चलिए, ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई कभी थक गया, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसके लिए ना है, वो नींद ले सकता है, अपनी झपकी ले सकता है, लेकिन बेटर है कि अगर आपका रूटीन बना रहे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। और उसके बाद आपको लंबा नहीं सोना है, तभी आपको इसका असली फ़ायदा मिलेगा। अब आ जाते हैं हम बड़ी नींद पर, जो कि आज की डेट में बहुत लोगों का कंसर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, टीवी पे जाते हैं, ओटीटी पे शोज़ देख रहे होते हैं, देर रात में सोते हैं, सुबह उठना पड़ता है अपने आपके ऑफिस काम, आपकी जो भी डेली ड्यूटीज़ हैं, स्कूल के बच्चों के लिए को भी अपने स्कूल जाने के लिए। तो ऐसे में नींद कहीं ना कहीं मर रही है, लिटरली। तो ऐसे में जो नींद कम हो रही है, उसका ड्यूरेशन कम हो रहा है, तो उसको एक तो उसके नुकसान क्या क्या होंगे ये आप ज़रूर बताएं हमें, और कैसे हम उसको कंपेंसेट कर सकते हैं, या क्या बेटर तरीका हो सकता है एक अच्छी हेल्दी नींद लेने के लिए। नुकसान कम नींद के बहुत ज़्यादा हैं। इसका एक नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा ये है कि थकान आपकी कम नहीं होगी, आपकी बॉडी रिजुवनेट नहीं होगी, आप अपने काम पे जाएंगे और वहाँ पे भी थके थके रहेंगे, बार बार बैठेंगे कि मुझे थकान हो रही है। फटीग जिसको हम कहते हैं, ये बहुत कॉमन हो जाता है, क्रॉनिक फटीग जिसे कहा जाता है, अगर आप कम नींद लेते हैं। इसी के साथ आपके हायर फंक्शंस पे, जैसे कंसंट्रेशन हो गया, कॉग्निटिव फंक्शन हो गया, मेमोरी हो गया, इन सब चीज़ों पे बहुत असर पड़ता है। बच्चों के अंदर ये देखा जा सकता है कि वो इरिटेबल बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। इस इरिटेबिलिटी में कंसंट्रेशन जब क्लास में कम होती है तो वो अपने पाठ पे, अपने जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके मार्क्स कम हो सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे उनके मार्क्स पे भी असर पड़ सकता है। आप सोचेंगे मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो टाइम भी बिताता है किताबों के ऊपर, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स कम आते हैं। कारण यही होता है कि उनकी मेमोरी कंसोलिडेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये कुछ हायर फंक्शंस के इफेक्ट है जो नींद ना आने के कारण या फिर कम नींद होने के कारण आपकी बॉडी पे हो सकते हैं। दूसरी तरफ फिजिकल हेल्थ पे आपका क्या असर पड़ेगा? जैसे हमने कहा, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ नींद के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिनोमिनेटर है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन यदि हार्ट की वेसल्स के अंदर ज़्यादा रहती है तो उनमें क्लॉटिंग की प्रवृत्ति जो है, जो खून के थक्के बनने की प्रवृत्ति है, वो ज़्यादा होती है। इसीलिए हार्ट अटैक की प्रवृत्ति भी जो है वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बॉडी ने हमारी एक नेचुरल मैकेनिज्म बनाया है जिसमें हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। नींद के टाइम पे आपकी बॉडी जो है अपने बॉडी, दिमाग और इन वेसल्स की सफाई करती है। यदि आप नींद लेते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल जितना भी बिल्डअप होता है आपके बॉडी की वेसल्स के अंदर, वो बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म्स, नेचुरल हार्मोन्स क्लेंस करते हैं। और यदि आप नींद नहीं ले रहे हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, आपके खाने पीने के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, यानी आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है अगर आप इनएडुकेट स्लीप लेते हैं। और यही कारण है ऐसे लोग ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, उन्हें भूख बहुत लगती है और फैटी खाने की तरफ उनका जो रुझान है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ चला जाता है जहाँ पे हम फैटी फूड भी खा रहे हैं, सेडेंट्री हो जाते हैं बिकॉज फटीग सेट इन हो गया है, और यही फैटी फूड खाने से वो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स और बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मोटापा यदि इतना ज़्यादा
होता है कि नेक की आपकी जो सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ जाती है, आपके मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो नाइट के टाइम पे आपको OSA की जैसी बीमारी भी हो सकती है, जिसमें कि हमारे जो सांस लेने की नली है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, वो पिचकने लगती है, आपकी ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इससे फर्दर प्रॉब्लम होती है आपकी नींद में, और ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बनता जाता है जहाँ पे कि आपकी नींद ऑलरेडी अफेक्टेड थी और यहाँ आपने कुछ ऐसा कर लिया कि ये इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ती चली गई। सो ये कुछ ग्रॉस चीज़ें हैं, और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी नाइट के टाइम पे, नींद के टाइम पे बनती है। सो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो इम्यूनिटी बनाते हैं और इनकी फंक्शनिंग लैक ऑफ स्लीप से अफेक्ट होती है। सो यही कारण है वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा अटैक करेंगे। और जब कभी कोई इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, कुछ होता है, तो नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं Exactly. कि आराम कीजिए, आराम ही दवाई है आपकी। तो आई थिंक ये दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप नींद लेंगे तो फिर वो आपकी बॉडी जो है फाइट करेगी उससे बेटर तरीके से, राइट। अगर हम बेस्ट टाइम की बात करें नींद के लिए, सर्कैडियन क्लॉक के अकॉर्डिंग बात करें, तो वो क्या होना चाहिए? ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है, मैं आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये पूछा। सो कॉर्टिसोल जो एक हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, उसके ऊपर हमारा सर्कैडियन रिदम जो है वो डिपेंड करता है। सो 4 बजे शाम के बाद ये कॉर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली कम होने लगते हैं। सो बाय 8 PM ये लेवल्स इतने कम होते हैं कि हमारी बॉडी में थकान का एहसास होता है, और यही एक इंडिकेशन है आपकी बॉडी का कि सोने का समय आ गया है। सो ये आपको थकान जब होने लगती है, उस समय आप अपनी बॉडी की क्लॉक को यदि एक अच्छे तरीके से समझेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। सो बाय 8 to 10 PM यू शुड बी स्लीपिंग, क्योंकि इस समय पे आपके बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स जो होते हैं वो मिनिमम लेवल पे होते हैं, और उसके बाद यही कॉर्टिसोल लेवल्स जो है सुबह 4 बजे के बाद बढ़ने लगते हैं। सो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दिन के टाइम पे हम स्ट्रेस मोड में होते हैं, हमारी बॉडी को काम करना होता है, तो ये हार्मोन एक बूस्ट देता है, एक स्ट्रेस, एक मिनिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस लेवल मेंटेन करता है, ताकि आपकी बॉडी फिजिकली उस स्ट्रेस को मेंटेन कर पाए। सो 4 बजे के बाद सुबह के ये हार्मोनल लेवल्स बढ़ने लगते हैं। सो यही कारण है कि हम कहते हैं कि बेस्ट टाइम ऑफ स्लीपिंग होता है बिटवीन 8 to 10 PM, और सुबह उठने का जो टाइम होता है वो बिटवीन 5 to 7 AM है। सो इस नींद के अंदर जब आप सोते हैं, सो ये बॉडी की क्लॉक के या बॉडी की क्लॉक के साथ ये मैच करता है, और आपकी बॉडी भी सुखी रहती है। पर यहाँ तो उल्टा हो गया, ऐसा लगता है कि अगर 12 बजे के आसपास भी आप सो रहे हैं तो आप जल्दी सो रहे हैं। कई लोग मैंने देखा है 4 बजे सोते हैं। एग्जैक्टली। देखिए कुछ की तो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हाँ, कुछ स्टडीज की वजह से बच्चे ऐसे करते हैं। वो जो पहले होता था ना कि जल्दी उठ के पढ़ना, वो कॉन्सेप्ट अब बदल गया है। आश्चर्यजनक बात ये है कि कुछ एल्डरली लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं और वो ये बताते हैं कि हम 4 बजे तक नहीं सो पाते, और जब आप उनके कारण जानने लगते हैं तो आपको भी बहुत अचंभा होगा कि वो कहते हैं हम रील्स बहुत देखते हैं। सो इन रील्स का क्या अफेक्ट है? इन रील्स का ये अफेक्ट है कि पीनियल ग्लैंड जो आपके यहाँ माथे के बीचों बीच दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है, वो लाइट सेंसिटिव ग्लैंड होता है। सो ये लाइट जो होती है, ब्लू लाइट हमारे गैजेट्स के अंदर, ये लाइट हिट करती है पीनियल ग्लैंड को और उसे एहसास देती है कि अभी दिन का समय है, आपका सोने का समय नहीं है, और यही हार्मोनल लोचा जिसे हम कहते हैं वो शुरू हो जाता है। सो ये हार्मोनल लोचा जब शुरू हो जाता है, जब हमारी बॉडी कंफ्यूज होती है, ब्रेन कंफ्यूज होता है, अभी तो दिन का टाइम है, मुझे सोना नहीं है, तो इंसोम्निया सेट इन करता है। सो इसीलिए ऐसे लोग जो हैं 4 बजे तक नहीं सो पाते हैं। सो दिस इज़ रिकमेंडेड कि 3 घंटा एटलीस्ट पहले, सोने से पहले हम अपने गैजेट्स को किसी दूसरे रूम में रखें। मेरे जैसे प्रोफेशन वाले लोग जिनमें कि फ़ोन कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कर पाते, फिर भी आप इतना कर सकते हैं कि डिम लाइट कर दें अपनी फ़ोन की, और केवल आप जो हैं फ़ोन को चालू रखें, स्क्रॉलिंग आप कम कर दें, आप मैसेजेस ज़रूर कम कर सकते हैं, सीइंग द फ़ोन कम कर सकते हैं, यदि कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल है उसे आप केवल सुने, देखें ना फ़ोन को। ओके, चलिए, चूँकि आपने ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया कि आप कैसे अच्छी नींद ले सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप एक जो स्लीप हाइजीन की बात करें या जो टिप्स की अगर हम बात करें कि अच्छी नींद के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए।
सो स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम। स्ट्रेस लेवल्स को कम करना, ओवर थिंकिंग कम करना, बेड के ऊपर आप क्या थॉट्स लेके जा रहे हैं, जब आप सोते हैं, सोने से पहले कौन सी रील्स आप देखते हैं। जैसे अभी मेरा एक डिस्कशन हुआ था ब्रह्म कुमारीज़ के साथ जीके के सेंटर में, वहाँ पे किस तरीके से स्पिरिचुअल हेल्थ को हम नींद की हेल्थ के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये मैंने भी जाना है। सो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा एक मीडियम है जिसके द्वारा आप अपनी नींद की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। सो यदि आप ये ओवर थिंकिंग कम करते हैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा, तो आपकी नींद के ऊपर भी बहुत अच्छा एक असर पड़ेगा। वहीं जैसे मैंने कहा कि एक हैवी मील लेना, एक हैवी फैटी मील लेना नींद से 3 घंटा पहले एक बहुत ही डेट्रीमेंटल चीज़ है आपकी बॉडी के लिए। हैवी मील्स ना लें, जहाँ तक हो सके लाइट मील्स लें। अल्कोहल लेना नींद से पहले बंद करें। हर दिन अल्कोहल लेना ज़रूरी नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ बैड फॉर योर बॉडी। सो जैसे ये बात कई बार उठती है कि कितना लेवल ऑफ अल्कोहल हमें लेना चाहिए। तो WHO ने नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ गुड फॉर योर बॉडी, सो स्पेशली बिफोर द स्लीप। सो अल्कोहल से आपके जो बॉडी के हार्मोन्स है वो लोचा हो जाता है, उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी ना करें। और यदि आप सोने से पहले एक लाइट वॉक लेते हैं, एक अच्छी वॉक लेते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट के साथ, अपने बच्चे के साथ, जिसमें कि आप हैप्पी हार्मोन्स को बुलाने के लिए अपने बॉडी के अंदर एक हेल्दी टॉक करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। कुछ लोगों को म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो म्यूज़िक के बेसिस पे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जानते हैं, तो म्यूज़िक आपकी बॉडी के लिए एक रिजुविनेशन हो सकता है, उसे भी आप अपना सकते हैं। मेडिटेशन अपने थॉट्स को किस तरीके से कम करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनी काइंड ऑफ पॉज विच यू गिव टू योर बॉडी, any kind of pause, whether it is physical pause, mental related pause, or pause to your thoughts, how to stop your thoughts from coming in again and again, that is very important for good sleep. ओके कई लोग होते हैं कि जो सारी कोशिशें जिनके हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, खासकर जैसे इंसोम्निया के पेशेंट्स हो गए, तो उनके लिए मेडिसिन तो ऑफकोर्स हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर रिकमेंड नहीं कर सकते ना, आपसे मतलब चाहेंगे कि आप एडवाइस दें, लेकिन और कौन से टिप्स हैं, कुछ ऐसे घरेलू रेमेडीज़ या कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको खा करके या कुछ अपनी जो किचन के अंदर होती है उनको इस्तेमाल करने से जो है नींद की क्वालिटी बेटर हो सकती है, जिनको नींद नहीं आती उनको नींद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे? सबसे पहला तो ये है कि अपनी लाइट्स को डिम कर दें। जिस भी रूम में आप सोने वाले हैं वहाँ की लाइट्स डिम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन को सिग्नल मिलना चाहिए कि रात हो चुकी है। सो डिम करना, अपने एनवायरनमेंट को शांत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शोर का यदि माहौल है उसे कम करना, लाउड म्यूज़िक ना सुनना, एक लाइट सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक या स्लीप फ्रीक्वेंसीज़ के नाम से भी जो म्यूज़िक आता है उसको सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका ब्रेन रिजुवनेट होता है लिखने से अपने दिन के थॉट्स, क्योंकि जब हम लिखते हैं कोई चीज़ तो हमारे ब्रेन के अंदर से कहीं ना कहीं वो निकल जाती है चीज़। सो एक स्लीप डायरी मेंटेन करना, जिसको हम एक हेल्दी साइन मानते हैं कि आप सारे अपने थॉट्स एक डायरी के ऊपर लिख लें और अपने आप को समझा दें कि अब मेरे सोने का समय हो गया है और अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और सोने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा वायलेंट कंटेंट ना देखें अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, वो बहुत बड़ा कारण है इंसोम्निया का। टी, कॉफ़ी, जो भी स्टिमुलेंट ड्रिंक्स होती है, अल्कोहल, इनका सेवन आप ना करें कम से कम 6 घंटा सोने से पहले। सो दिन के टाइम पे आफ्टर 3 PM आप ये ड्रिंक्स अगर कम कर देते हैं तो अपने आप में ही आपकी नींद पे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ज़्यादा फैटी मील नहीं लेना है, जो जनरल प्रिकॉशंस सबके लिए मैंने बोले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका इंसोम्निया किसी मेडिकल हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड है, यानी आपकी ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन आने की वजह से आपको उठना पड़ता है रात को, या बार बार आपकी नींद टूट रही है, स्नोरिंग भी साथ में एसोसिएटेड है, सो एक मेडिकल प्रोफेशनल से आप ज़रूर मिलें। आपकी मेडिकल प्रॉब्लम का यदि निवारण नहीं होगा तो नींद ऑब्वियसली नहीं आएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नींद की गोली की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में
बहुत सारे निवारण, बहुत सारे जो थेरेपीज़ है वो अवेलेबल है। साइकोलॉजिस्ट के पास हम साइकोथेरेपी भी करा सकते हैं यदि ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ से कम नहीं हो रही है, नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सेल्फ टॉक नेगेटिव ना रखें, क्योंकि सेल्फ टॉक आप जितनी भी यदि नेगेटिव रखेंगे तो ओवर थिंकिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो जाती है। सो अपने बॉडी को आप बोले, एक्टिवली बोले, ब्रेन आपकी बात जो है एक्टिवली सुनता है। आपकी जो बॉडी की कोशिकाएं, ईच सेल, ईच DNA इज लिसनिंग टू व्हाट यू टेल टू योर बॉडी। तो अपनी बॉडी को आप बोलें कि मेरे सोने का समय इस समय हो गया है, अब मुझे सोना है और कल सुबह मुझे इस समय पे उठना है। सो आई गिव ड्यू क्रेडिट टू ब्रह्म कुमारीज फॉर दिस स्टेटमेंट विच आई एम मेकिंग राइट नाउ। ये सब मुझे उन्होंने सिखाया कि यदि हम अपने ब्रेन के साथ ये सेल्फ टॉक करें, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, तो हमारे ब्रेन की सेल्स समझ जाती हैं और वो धीरे धीरे फॉलो करने लगती हैं। सो रोज़ यदि दिनचर्या में आप ये काम रोज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगी। तो अच्छा, एक तो चूँकि हम लोगों ने सारा डिस्कशन किया, बट एक बड़ा कंसर्न आता है बुज़ुर्गों की नींद को लेकर के। वो बहुत सारी चीज़ें कोशिश भी कर रहे होते हैं, कई बार अकेलापन होता है, कई बार हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें मिला करके नींद जो है उनके लिए एक बड़ा मसला बन जाता है। वो नींद नहीं आ रही। अक्सर आप देखेंगे कितने भी जो बड़े लोग हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अब उनके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ एडवाइस करें, कोई रेमेडीज़ या कुछ ऐसा बताएं कि उनको कुछ मदद मिल पाए। देखिए, सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है जो बुज़ुर्गों की नींद अफेक्ट होती है वो ओवर थिंकिंग से होती है। चाहे बच्चे दूर रहते हैं या आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत कम है, और ये थॉट्स आना कि हमारी जो लाइफ है अब कम हो गई है, एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है, कहीं हम इतने बीमार ना हो जाएं कि अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। सो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी लेवल पे अपना फ्रेंड सर्कल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सपोर्ट सिस्टम अपना आप जो है वो इंक्रीज़ करिए। उस सपोर्ट सिस्टम में आप अपनी हॉबीज़ को जो है इनकॉर्पोरेट करिए। जैसे कुछ आपके ग्रुप्स हो सकते हैं, जो सिंगिंग ग्रुप्स हो सकते हैं, एक्टिंग ग्रुप्स हो सकते हैं, जो भी आप बचपन में जो आपको अच्छा लगता था वो ग्रुप्स हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप कर नहीं पाए अपनी बिजी शेड्यूल के चलते, तो आप काव्य, हास्य काव्य या कुछ भी जो आपको पोइट्री करना पसंद है वो सब करिए। उससे आपकी जो हैप्पीनेस जो कोशेंट है वो बढ़ता है। सो हैप्पीनेस कोशेंट अपने आप में ही आपकी नींद को जो है वो काफ़ी हद तक बेटर कर देता है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि जेनेटिकली भी हमारे अंदर जो बॉडी क्लॉक ओवरऑल हम एज के हिसाब से अगर देखें, 40 के बाद आपकी नींद अफेक्ट होती है, ड्यूरेशन कम होने लगती है, नींद की जो डेप्थ होती है वो भी कम होने लगती है। सो इसको बहुत ज़्यादा सोचे नहीं कि मैं पहले इतना सोता था अब इतना सो पा रहा हूँ। और अपने दिमाग पे हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ये बोझ ले लेते हैं कि आज मुझे नींद नहीं आएगी, और फिर तो पक्का ही है कि आपको नींद नहीं आएगी। सो ये जो आप थॉट, नेगेटिव टॉक अपने ब्रेन के साथ कर रहे हैं, इसको करना कम कर दीजिए। और जैसे मैंने जनरल प्रिकॉशंस बताए कि लाइट को डिम कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, हैवी मील मत लीजिए, सोने से पहले एक वार्म वाटर बाथ अगर आप ले सकते हैं, एक ग्रीन टी वार्म जो लिक्विड है वो अगर आप ले सकते हैं, कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स आते हैं जो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, मेंथोल ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल अपने रूम में लगा सकते हैं। यदि आपको एलर्जीज़ नहीं है, खांसी नहीं बढ़ती है स्पेशली, तो ये आप कुछ ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। स्लो म्यूज़िक लगा सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि हम रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को फिजिकली एंड मेंटली, तो नींद जो है वो आना अपने आप में ही इजी हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि उनको ना एंगेज करना है कहीं भी अपने इंटरेस्ट। अभी रिसेंटली मैं एक बार किसी उसमें गई थी, लाफ्टर योगा के सेशन में, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, बहुत सारी गैदरिंग थी और बहुत मतलब काफ़ी एजड लोग थे, बट इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने वहाँ पर परफॉर्मेंस दी, डांस किया, एक्ट किया, एंड मतलब देखने से लगा था कितना पॉजिटिविटी वाला जो माहौल था। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं खुद को किसी पॉजिटिव चीज़ में एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बुजुर्गों के बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। इनफैक्ट जो भी पॉजिटिविटी आपको चीज़ें देती हैं वो आपने करनी है। जो डिस्कशंस आपको हैप्पी फील कराते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, किसी के पीठ पीछे बात ना करें, जो जनरल प्रिकॉशंस हम लेते हैं अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बुजुर्गों के अलावा जो दूसरा एक आता है, छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, तो उनका भी बड़ा होता है नींद को लेकर, खासकर जब सर्दी जुकाम बहुत फ्रिक्वेंटली उनको परेशान करते हैं, तो अक्सर देखेंगे कि नाक ब्लॉक हो गई या फिर कुछ और इश्यूज
इश्यूज़ हो गए, फिर बच्चों को नींद नहीं आ रही, तो छोटे बच्चों के कई बार टॉन्सिल्स भी शायद हो जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है नींद को डिस्टर्ब करने का। तो उनके लिए आपका एडवाइस क्या होगा फिर? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये शायद हम इसको अगर यदि छोड़ देते तो इट वुड हैव बीन ग्रॉस एक्चुअली। सो छोटे बच्चों का OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कई हद तक हमने देखा है काफ़ी बार मिस हो जाता है, क्योंकि ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि छोटे बच्चे को नींद की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे आपने कहा कि टॉन्सिल्स जो हमारे बैक ऑफ द थ्रोट पे होते हैं, उन्हें एडिनॉइड्स कहा जाता है, ठीक नाक के पिछले हिस्से के पीछे होते हैं। ये एडिनॉइड्स यदि बड़े हो जाते हैं तो नाक के पिछले हिस्से की ओपनिंग को बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली कोई जब वहाँ पे चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है तो आपकी नाक की पैसेज से जो आपकी नेचुरली एयर अंदर जाती है वो बंद हो जाएगी। सो इसी केस में बच्चों के अंदर माउथ ब्रीदिंग होना बहुत कॉमन हो जाता है। सो ये माउथ ब्रीदिंग बच्चों के डेवलपमेंट के टाइम पे एक अच्छी बात नहीं है। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे जॉ के जो शेप है वो ऑल्टर हो सकती हैं। माउथ ब्रीदिंग से उनके जो हैलिटोसिस है कई बार, यानी मुंह में एक गंदी स्मेल आना, वो कई बार बढ़ सकता है, क्योंकि ड्राइनेस ऑफ माउथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे बच्चों में, क्योंकि मुंह खुला रहता है। सो ड्राइनेस से यदि हमारा सैलिवा कम बनता है तो एंटीबैक्टीरियल जो हमारे उसमें पदार्थ होते हैं वो कम एक्ट करते हैं, इसलिए हैलिटोसिस बहुत कॉमन होता है। सो इस साइनोसाइटिस को ट्रीट करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यदि बच्चों के ब्रेन में, डेवलपिंग ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, सो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी को अफेक्ट करता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शन को, आपकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है। सो ये आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। ऐसे केसेस में एक ENT सर्जन से मिलना या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये टॉन्सिल्स की थिकनेस को कम किया जा सकता है, इसके लिए काफ़ी दवाइयाँ आती हैं। घरेलू नुस्खे यदि हम देखें तो ज़ुकाम के टाइम पे बच्चों को आइसक्रीम, कोल्ड बेवरेजेस ये सब खाने से प्लीज़ मना करिए। थोड़ा बहुत हल्का वार्म वाटर यदि वो ले लेते हैं बहुत बेनिफिशियल होगा। स्टीम बच्चों में हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बर्न्स के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है वो कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, स्पेशली काफ़ी छोटे बच्चों में। यदि बच्चा सामने बैठा हुआ है, आप उनको मॉनिटर कर रहे हैं, और थोड़ा बड़ा बच्चा है 6 या 7 साल से बड़ा जो कि समझ सकता है, ऐसे बच्चों को स्टीम हम दे सकते हैं। लेकिन वार्म वाटर जो हमारे घर में ग्रीन टी बनती है, जिसे काढ़ा कहा जाता है, वो आपके थ्रोट के लिए बेनिफिशियल होता है। तुलसी, लौंग ये सब कुछ डाल करके हम तुलसी, लौंग, मुलेठी ये सब यदि आप डालते हैं तो उन्हें ये चीज़ बेनिफिट कर सकती है। और दूसरी तरफ जैसे कुछ स्प्रेज आते हैं, कुछ नाक के स्प्रेज होते हैं, वो नाक की स्वेलिंग को कम करते हैं और माउथ ब्रीदिंग होने से प्रिवेंट करते हैं। सो चाइल्डहुड OSA का सबसे बड़ा कारण जो होता है ये एडिनॉइड्स भी होते हैं। यदि एडिनॉइड्स किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, कई बार इन्हें सर्जरी के द्वारा भी हमें ठीक करना पड़ता है, जो एक ENT सर्जन आराम से कर सकते हैं। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरे कारण OSA के बच्चों में, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई है। बाहर जाना कम हो गया है, खेल खिलाव कम हो गया है, सो उसके कारण भी ये चीज़ें होते हैं। सो OSA क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि हमारे सांस की नली में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जो स्लीप में प्रॉब्लम ला रही है। एपनिया यानी कि सांस का बंद हो जाना। सो सांस की नली हमारे बॉडी फैट की वजह से, जब हमारी डायफ्राम जो मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो ऊपर आ जाती है तो सांस की नली पिचक जाती है। सो यह यदि नली चिपक जाती है, पिचक जाती है अपने आप में, तो ऑक्सीजन आपके प्रवाह जो है वो कम हो जाती है। ब्रेन के अंदर आपका ऑक्सीजन उस लेवल तक नहीं जा पाता। सो ब्रेन की जो रेस्पिरेशन की सेल्स है वो आपको बताती हैं कि ऑक्सीजन मुझे नहीं मिल रही, आपको जगने की ज़रूरत है, मैं आपको सोने नहीं दे सकता। सो डीप स्लीप आपकी अफेक्ट होती है, बार बार फ्रैगमेंटेशन ऑफ स्लीप होता है, यानी नींद टूटती है क्योंकि सांस नहीं आ रही। सो इस चीज़ का सबसे बड़ा इलाज होता है CPAP, जिसे हम कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर से आपके जो सांस की नली है उसके अंदर हवा फेंकी जाती है मशीन के द्वारा, जो सांस की नली को ओपन रखती है। ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह बराबर जाता रहता है और उसी से इस प्रॉब्लम का निवारण होता है। सो ये जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ स्लीप है, जो हार्मोनल लोचे को
जो जन्म देता है वो कम हो जाता है। सो ये इन शॉर्ट हम OSA की बात हमने की। राइट चलिए देखिए, ये तो कुछ मेडिकल कंडीशन हो गई, लेकिन आम तौर पे अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेटर करके अपनी जो सोने और जागने के जो हमारे टाइमिंग्स हैं उनको एक शेड्यूल करके प्रॉपर टाइम पे, उसके अलावा थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो दिन के एक छोटे सा नैप हम ले लें, एक वो जो कि लिटरली हमारे लिए जादू की झपकी का काम करेगा, तो वो अगर हम करते हैं तो हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है, हमारी इम्यूनिटी हो गई, हमारा हार्ट हेल्थ हो गया, हमारा ओवरऑल पूरा जो हमारी कॉग्निटिव हेल्थ है, ब्रेन की जो काम करने की क्षमता है, वो सब बेहतर होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आज से हम थोड़ा सा अपनी नींद को जितना लाइटली लेते हैं वो लेना बंद कर ना लें। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है और सही टाइम पे सही मात्रा में सोना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली जी, और साथ साथ ये बहुत अच्छे से आपने बताया कि ज़रूरी नहीं, कई लोग 5 घंटे या 6 घंटे सो करके भी बहुत बेहतर तरीके से, मतलब बहुत फिट एंड फाइन हेल्दी रह सकते हैं, जबकि कई लोग 8-9 घंटे करके भी नहीं रह पाते। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज नहीं करना या फिर कुछ ओवर एक्टिव दिमाग, हमेशा कुछ ओवर थिंकिंग करना, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये ना सोचें कि अगर आप कम सो रहे हैं, आपको ड्यूरेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो क्वालिटी, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ स्लीप। सो आज से अब अपनी स्लीप को, हम जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अपनी उस स्लीप को बेटर करें, उस पैटर्न को बेटर करें। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा भी पॉसिबल है तो दिन में एक छोटी सी झपकी ज़रूर लें, जो कि एक्चुअली जादू की झपकी का काम कर सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आए, आपने इतना सारा टाइम जो है वो दिया और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।